हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना के पीरियड में आप सभी ठीक होगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है वह मुख्य रूप से लैंड फॉर्म डेवलपमेंट से संबंधित है। यूनिट नंबर 4 के अंदर वो सभी चैप्टर्स आते हैं जिसके अंदर लैंड फॉर्म का डेवलपमेंट होता है, और लैंड फॉर्म को डेवलप करने वाले जो कारक होते हैं या एजेंट होते हैं वह अलग अलग हैं। जैसे कि पानी द्वारा, हवा के द्वारा, समुद्र की वेव्स के द्वारा, नदियों द्वारा, बर्फ़ में ग्लेशियर्स के द्वारा, जो इन सभी चीज़ों से जो लैंड फॉर्म डेवलप्ड होती हैं, क्योंकि ये क्या है, ये सभी के सभी वो एजेंट है, इरोजन के एजेंट हैं। इरोजन करते हैं, अपर्दन करते हैं। इरोजन मतलब अपर्दन, अपर्दन करते हैं। तो अपर्दन करने के यह मुख्य रूप से एजेंट होते हैं, और ये सभी कारक मिलकर के एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। उन सभी स्थलाकृतियों के निर्माण का अध्ययन हम यूनिट नंबर 4, जो आपकी आखिरी यूनिट बची हुई है, इसके अंदर हम करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहला हम इसके अंदर करेंगे, जो पहला चैप्टर आता है वो आता है साइकिल ऑफ इरोजन। साइकिल ऑफ इरोजन का जो सिद्धांत है यह W.M. डेविस महोदय, जिसको जियोमॉर्फोलॉजी का मुख्य रूप से जनक भी माना जाता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, मतलब कि जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान का इसको जनक भी माना जाता है, क्योंकि इसने भू आकृति विज्ञान को डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इन्होंने अपना जो साइकिल ऑफ इरोजन का सिद्धांत था उसको अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से टेम्परेट रीजन को चुना। टेम्परेट रीजन के अंदर क्या था कि टेम्परेट रीजन मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पर जैसे कि गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है, तो वहाँ पर टेम्परेट रीजन्स। तो इस रीजन्स के अंदर यदि इस सब ट्रॉपिकल रीजन से आगे का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट क्षेत्र कहते हैं। और सब ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है मुख्य रूप से 35 डिग्री या 40 डिग्री के नॉर्थ का जो एरिया है ग्लोब्स में, और साउथ का एरिया है, उसको हम टेम्परेट क्षेत्र कहते हैं। तो यह जो क्षेत्र है यहाँ पर उन्होंने अपने इस सिद्धांत की नींव रखी, और इस सिद्धांत को डेवलप करने के लिए उन्होंने मोंटाना प्रोविंस में मिसौरी नदी को चुना, और इस नदी का अध्ययन करके ही उन्होंने अपने साइकिल ऑफ इरोजन को 1899 में, जिसको हम कहते हैं जियोमॉर्फिक साइकिल ऑफ इरोजन का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो आज हम जब वो इसका अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक नदी का अध्ययन किया था, तो इसको हम फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन भी कहते हैं। फ्लूवियल का मतलब क्या होता है? फ्लूवियल का मतलब होता है जहाँ पर जल के द्वारा किसी चीज़ का निर्माण होता है। जल क्या होता है? पानी चलता है, पहाड़ से नीचे की तरफ बहकर आता है, और वह बहते बहते क्या करता है, वह उस पर्टिकुलर एरियाज़ को अपने तटों को काटता है, छाटता है, और एक विशेष प्रकार का आकार प्रदान कर देता है। पहाड़ों में वह क्या करता है, गहरी घाटियाँ बनाता है। जो पहाड़ जहाँ से नदी निकलती है वहाँ पर क्या होता है, उसका वेग तेज होता है, इसलिए वह डाउनवर्ड इरोजन करती है, नीचे की तरफ काटती है, अपने ही तल को काटती है। तो वहाँ पर गहराई घाटियों का निर्माण होता है। जैसे वह प्लेन एरियाज़ में एंटर करती है तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वह फिर क्या करती है, अपने तटों को काटना स्टार्ट कर देती है, इसलिए उसका हॉरिजॉन्टल विकास होता है। तो नदी की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है प्लेन एरियाज़। कारण क्या है कि वह अपने तटों को काट रही है। ठीक है, वहाँ पर फिर उसके बाद जब वह अपनी तीसरी स्टेज में, जो बिल्कुल ही प्लेन एरियाज़ के भी अंत समुद्र से मिलने वाली होती है, तो वहाँ पर जाकर वह जितना भी ऊपर से बहाकर मटेरियल लेकर आई थी, वह चाहे वह आपका रेत, मिट्टी, पत्थर, जितनी भी चीज़ें बहाकर लेकर आती है, वह उसको बाद में डिपॉजिट करती हुई चलती है, उसका निक्षेपण करती हुई चलती है। मतलब कि उसको वहीं पर डिपॉजिट कर देती है, उसको निक्षेप कर देती है, वहाँ पर उसको छोड़ देती है। तो जब वह ऐसा करती है तो वहाँ पर उसको हम उसकी ओल्ड स्टेज कहते हैं। जैसे कि वृद्ध अवस्था में क्या होता है कि ज़्यादा वज़न उठाने की कैपेसिटी नहीं रहती है, तो वह थोड़ा ही वज़न, मतलब कि धूल कण ही अपने साथ लेकर समुद्र के अंदर पहुंचती है, जबकि अपने जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये वह अपनी यूथफुल स्टेज, जो जवानी की उम्र थी, वहाँ तक लेकर चलती है। मतलब पहाड़ों तक, प्लेन एरियाज़ में छोटे उससे छोटे पत्थर हो जाते हैं, और लास्ट में जाते जाते सिर्फ मिट्टी ही बचती है, जो कि आपकी समुद्र तक वह डिपॉजिट करती हुई चलती है। इस पूरी की पूरी साइकिल के अंदर
जो आपने देखा कि पहाड़ में नदी जहाँ से उसका जन्म हुआ, फिर वह प्लेन एरिया में आई, फिर वह समुद्र के पास उसके लास्ट स्टेज में चली गई, अपने तटीय अपने डेल्टाई क्षेत्र के अंदर वह चली गई। तो जब डेल्टाई क्षेत्र के अंदर वह वहाँ प्रवेश करती है, वहाँ पर जा कर के वह समुद्र से मिल जाती है। तो यह 3 स्टेज उसकी मानी गई। पहली स्टेज जो पहाड़ों से जब निकलती है उसको हम यूथफुल स्टेज कहते हैं। उसके बाद जब वह मैदान के अंदर एंटर करती है तो उसको मैच्योर स्टेज कहते हैं। और जब वह समुद्र से मिलने वाली होती है तो उसके अंदर ना तो प्रवाह रह जाता है, ना उसकी धारा इतनी तेज़ चल पाती है, धीमी धीमी गति से चलती है, तो उसको हम ओल्ड स्टेज कहते हैं। तो 3 स्टेज होती हैं, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। इन तीन स्टेजेस का ही यहाँ पर वर्णन किया गया है डेविस के साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर। तो इन तीनों स्टेजेस का हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से उसने इनका वर्णन किया है। सबसे पहले हम इसकी अजम्पशंस देखते हैं कि उसने किन किन अजम्पशंस को लेकर के कौन सी बातों को उसने अज्यूम किया कि वहाँ पर किस प्रकार यह कंसेप्ट डेवलप्ड हुआ। तो उसकी अजम्पशंस को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले डेविस महोदय ने यहाँ पर अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए उन्होंने मुख्य रूप से 5 अजम्पशंस थी जो वह रखी थी। पहली जो अजम्पशंस थी, उन्होंने कहा था कि लैंडफॉर्म्स आर द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक, तो क्या होता है कि कोई भी लैंडफॉर्म्स है, कोई भी क्षेत्र है जहाँ पर आप किसी भी विशेष प्रकार की भू आकृतियों को देख रहे हैं, तो वो भू आकृतियाँ वहाँ पर किस प्रकार से बनी, यह भू आकृतियाँ वहाँ पर मुख्य रूप से अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, मतलब इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, पृथ्वी के अंदर से जो फोर्सेस लग रही है और पृथ्वी के बाहर से जो फोर्सेस लग रही हैं, उन दोनों के परिणाम स्वरूप, ठीक है, जो लैंड फॉर्म डेवलप होते हैं। ठीक, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लैंड फॉर्म्स आर डेवलप्ड इन एन सिक्वेंशियल मैनर। सिक्वेंशियल मैनर का मतलब क्या है कि लैंड फॉर्म्स हैं जो वह डेवलप्ड हो रहे हैं, वह एक चरणबद्ध तरीके से डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो नदी है वह अपनी घाटी को काटना स्टार्ट कर देती है और उसको तब तक काटती रहती है जब तक ग्रेडिड कर्व है जो वह अचीव ना हो जाए, मतलब कि ग्रेडिड कर्व को वह पा ना ले। तो ग्रेडिड कर्व क्या होता है कि देखिए, कोई भी नदी है अपने तल को उस वक्त तक काट सकती है, उतना काट सकती है जब तक कि वह समुद्र के लेवल तक ना हो जाए। ठीक है, समुद्र के नीचे तक समुद्र का जो लेवल है 0 डिग्री, यदि उस लाइन को हम पहाड़ के साथ यूँ मिला दें तो उस लाइन को ही हम क्या कहेंगे, ग्रेडिड कर्व कहेंगे। उससे नीचे वह नहीं काट सकती। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेडिड कर्व। ग्रेडिड कर्व के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा यहाँ पर चित्र दिखा देता हूँ। इस चित्र के अंदर आप देखिए कि जो नदी का जो कटाव होता है वो वर्टिकल होता है शुरू में। ठीक है, वर्टिकल वो उतना ही काट सकती है, उतनी ही गहराई तक काटेगी जितना कि समुद्र का लेवल है। ठीक है, समुद्र के लेवल से नीचे तक नहीं काट सकती। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेडिड कर्व। उसके बाद उन्होंने कहा कि लैंड फॉर्म्स का जो अपलिफ्टमेंट होता है, जैसे कि पहाड़ जब बन रहे हैं तो पहाड़ ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं, तो जो पहाड़ का जो अपलिफ्टमेंट है वह शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए वह ऊपर की तरफ उठते हैं। और इरोजन है, जो अपवर्जन जिसको हम कहते हैं, वह तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक अपलिफ्टमेंट कंप्लीट ना हो जाए। तो ये उसकी मुख्य रूप से 5 अजम्पशंस थी। ठीक है, इन 5 अजम्पशंस के आधार पर ही उसने अपना पूरे का पूरा मतलब जियोमॉर्फिक साइकिल ऑफ इरोजन है, जो अपरदन का सिद्धांत है, जो वह दिया था। तो उसको अब हम यहाँ पर देखते हैं। उसने मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं बताई हैं नदी की। ठीक है, जिसको उसने कहा कि यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और आपका ओल्ड स्टेज। ठीक, इसके अंदर उसने एक ट्रायो कंसेप्ट, TRIO, ट्रायो कंसेप्ट का भी इस्तेमाल किया है। तो डेविस महोदय ने बताया कि किसी भी लैंड फॉर्म्स को डेवलप होने के लिए उसको प्रभावित करने वाले 3 मुख्य रूप से कारक होते हैं, जिसको उसने कहा ट्रायो, TRIO, ट्रायो का कंसेप्ट उसने अपने साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। तो उसमें सबसे पहला जो था उसने कहा कि स्ट्रक्चर, उसके बाद उसने कहा प्रोसेस और तीसरा कहा उसने स्टेज।
तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपका क्या करती हैं, उसकी लैंड फॉर्म को डेवलप करने में, किसी भी स्थान की लैंड फॉर्म किस प्रकार की होगी वो इन 3 चीज़ों पर निर्भर करती है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि वहाँ की जो रॉक्स हैं वो किस प्रकार की हैं, क्या वह प्लेन एरिया है, क्या वह पहाड़ी एरिया है, क्या वह कठोर चट्टानें हैं, क्या वह सॉफ्ट चट्टानें हैं, क्या वह सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, किस प्रकार की रॉक्स है, वहाँ का ढलान किस प्रकार का है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी स्ट्रक्चर के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है कि उसके अंदर उस लैंड फॉर्म्स को डेवलप करने के लिए कौन से कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, वहाँ पर कौन से एक्टिव एजेंट काम कर रहे हैं, क्या वह एक्सोजेनेटिक वहाँ पर फोर्सेस काम कर रही हैं, क्या वहाँ पर इंडोजेनेटिक फोर्सेस काम कर रही है। तो अब देखिए, किसी नदी के किनारों पर जो भी भू आकृति आपको देखने को मिलती है तो वहाँ पर क्या चीज़ काम कर रही है, बहता हुआ जो पानी है वह काम कर रहा है। इसलिए क्या है कि वहाँ पर फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन की बात कही जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन की ही बात कही है। क्यों कही है? क्योंकि यहाँ पर पानी, फ्लूवियल मतलब पानी, फ्लूवियल यहाँ पर प्रोसेस है जो वह काम कर रहा है। कहीं पर क्या होता है आपका हवा काम करती है, ठीक है, तेज़ गति से हवाएं चलती हैं। कहीं पर बर्फ़ की नदी, ग्लेशियर्स नीचे की तरफ बह कर आ रहा है तो ग्लेशियर वहाँ की लैंड फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर जो भी एजेंट चेंज कर रहा है तो हम उसी को वहाँ पर मुख्य रूप से कारक मान लेते हैं। तो और तीसरा होता है स्टेज। तो स्टेज के अंदर उसने तीन स्टेजेस बताई थी आपकी। सबसे पहली स्टेज आपकी यूथफुल स्टेज, उसके बाद मैच्योर स्टेज और उसके बाद ओल्ड स्टेज, जिनका मैं वर्णन आपके सामने कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज को दिखाने से पहले और यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड स्टेज को दिखाने से पहले मैं आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत करता हूँ। इस चित्र को आप सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। ये रहा आपके सामने चित्र। अब इस चित्र को देखिए। इस चित्र में जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है जिसके ऊपर UC लिखा हुआ है, UC का मतलब होता है अपर कर्व। अपर कर्व, अपर कर्व का मतलब क्या है यहाँ पर है? अपर कर्व का मतलब क्या है? जो पहाड़ हैं, पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं, यदि उन सभी चोटियों को मिला दिया जाए और एक लाइन खींच दी जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? अपर कर्व, ठीक है। और उसके बाद इसके जो पहाड़ों के जो बेस में जो लाइन बनी हुई है उसको हम बोलते हैं LC, मतलब कि लोअर कर्व। लोअर कर्व लिख रखा है इसमें, LC मतलब लोअर कर्व। लोअर कर्व क्या होता है कि लोअर कर्व वो चीज़ होती है जो कि आपकी वैलीज को दिखाती है, आपकी घाटी को दिखाती है, ठीक है। नदी की जो घाटी है जहाँ से नदी बह रही है उसको दिखाती है, ठीक है। LC लोअर कर्व हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है कि आपकी जो लोअर कर्व और अपर कर्व के बीच की जो दूरी है, लोअर कर्व और अपर कर्व के बीच की दूरी कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव जो है हाइट्स है, रिलेटिव रिलीफ है, इसको हम रिलेटिव रिलीफ कहते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव रिलीफ क्या हो गई कि रिलेटिव रिलीफ होगी अपर कर्व और लोअर कर्व के बीच की जो दूरी है जो कम हो रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको हम रिलेटिव रिलीफ कहते हैं। तो कहीं पर यह ज़्यादा होगी रिलेटिव रिलीफ, कहीं पर यह कम होगी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अपने इस सिद्धांत को जब हम देखेंगे तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, हैं। और इस चित्र का हम वर्णन करेंगे। इस चित्र के अंदर एक जगह पर मेनार्ड नोक लिखा हुआ है लास्ट में ठीक है। मेनार्ड नोक का मतलब क्या होता है? जब लास्ट में जब नदी अपनी समुद्र से मिलने वाली होती है तो अंत में जो रेजिडुअल आपके लैंड फॉर्म्स बच जाती है जो बिल्कुल कट छट जाते हैं और उसको हम मेनार्ड नोक कहते हैं। इसमें 3 स्टेजेस भी दिखाई गई हैं, यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड स्टेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। कर्व के बिल्कुल आपके लेफ़्ट हैंड साइड में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका अल्टीट्यूड लिखा हुआ है। अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है कि यहाँ से ऊंचाई बढ़ रही है, एक तरफ ऊंचाई दिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम ने सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं। और एक लाइन जो आपकी जहाँ पर यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज लिखी हुई है, ठीक है,
इसके ऊपर वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं बेस लेवल, और यही वो बेस लेवल है जो अंत में समुद्र से जा कर के मिलता है, और इससे नीचे कोई भी नदी है जो वह कटाव नहीं कर सकती, और इसी को हम ग्रेडिड कर्व कहते हैं। जब नदी अपना अंत में ग्रेडिड कर्व अचीव कर लेती है तो वह आगे इरोजन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेडिड कर्व। ग्रेडिड कर्व हमेशा जो LC हमने यहाँ पर दिखा रखा है, लोअर कर्व मुख्य रूप से ज़्यादा कटाव है जो बेस लेवल तक ही कर सकता है और बेस लेवल से नीचे नहीं कर सकता। जब नदी बेस लेवल तक अपना कटाव कर लेती है तो वह अपने ग्रेडिड कर्व को अचीव कर लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं यूथफुल स्टेज। जैसा कि WM डेविस महोदय ने, विलियम मॉरिस डेविस उनका पूरा नाम था, WM डेविस महोदय ने अपना सिद्धांत दिया था साइकिल ऑफ इरोजन का। उसमें अजम्पशंस उसने ली थी कि इरोजन है जो वह तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक अपलिफ्टमेंट कंप्लीट नहीं होता। तो अब अपलिफ्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, पहाड़ को जितना ऊपर उठना था वह ऊपर उठ चुका है और इरोजन स्टार्ट हो जाता है। इरोजन कैसे स्टार्ट होता है कि नदी का निर्माण होता है, नदी का पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहकर आता है, और जब वह बहकर आता है तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लेकर साथ में चलता है। पानी की रफ्तार ज़्यादा होती है तो उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, और वह पोर्ट होल ड्रिल्स करती है। जिस तरह से ड्रिल मशीन ज़मीन में ड्रिल कर देती है, उस प्रकार से पत्थर पानी के अंदर घूमते हैं और खड्डे करते हुए चलते हैं। और इससे क्या होता है, एक बड़ा सा पत्थर मान लिया जाए नीचे आकर गिरा तो अपनी ही वैली को नदी यहाँ पर क्या करती है, वैली डीपनिंग। ठीक, वैली को डीप करने का काम करती है, गहरा काम करने का काम करती है यहाँ पर नदी हमेशा ही। तो इसमें क्या होता है, वैली डीप होने लगती है, गहरी होने लगती है। इससे क्या होता है कि जो पहाड़ की जो चोटी थी उससे जो लोअर कर्व मैंने बताया था, लोअर कर्व है, लोअर कर्व मुख्य रूप से बिल्कुल नीचे गिरने लगता है, जिससे क्या होता है कि रिलेटिव रिलीफ बढ़ने लगती है। रिलेटिव रिलीफ है जो उसका साइज़ बढ़ने लगता है, तो रिलेटिव रिलीफ का साइज़ यहाँ पर बढ़ने लगता है। तो अब आपने देखा कि भी रिलेटिव रिलीफ अब लोअर कर्व है वह नीचे गिर रहा है, अपर कर्व वहाँ पर स्थिर है, अपर कर्व में किसी प्रकार का कोई अपर्दन नहीं हो रहा है, तो अपर कर्व वहीं पर है। और जबकि लोअर कर्व नीचे की तरफ, पहले लोअर कर्व यहाँ था, अब वो इरोजन करते 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 वो नीचे चला गया। तो यह जो अपर कर्व पहाड़ की चोटी है और नदी की वैली है, यहाँ की जो ये गहराई है यह बढ़ती हुई चलेगी तो क्या होगा, रिलेटिव रिलीफ है यहाँ पर बढ़ गया ना। तो अब इसमें क्या होता है कि यूथफुल स्टेज में अपर कर्व और लोअर कर्व के बीच का जो डिस्टेंस है वह बढ़ता है। ठीक है, तो उसके बाद तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब नदी वैली को डीप करती हुई चली जाती है तो यूथफुल स्टेज के अंत तक वह अपनी मैक्सिमम रिलेटिव रिलीफ को अचीव कर लेती है, लेकिन जो एब्सोल्यूट रिलीफ थी वह वहाँ पर स्थिर रहती है। एब्सोल्यूट रिलीफ का मतलब क्या था कि पहाड़ की जो ऊंचाई थी वह पहाड़ ऊपर उठना बंद हो गया था। दूसरा क्या है कि पहाड़ को ऊपर से काटने वाले जो कारक थे अभी तक वह एक्टिव नहीं थे, क्यों, इसलिए पहाड़ को ऊपर से भी नहीं काटा गया था। तो क्या था कि उसकी हाइट है जो वह कम भी नहीं हो रही थी और ना ही वह ऊपर उठ रहा था। तो एब्सोल्यूट रिलीफ पहाड़ की जितनी ऊंचाई थी वो अभी तक उतनी की उतनी ही बनी रही थी आपकी जो यूथफुल स्टेज थी, लेकिन उसका जो रिलेटिव रिलीफ थी वह अपनी मैक्सिमम हाइट्स हैं वह अचीव कर लेती है, किसमें, यूथफुल स्टेज के अंदर ही। यह जो आपका स्टेज होती है यूथफुल स्टेज, इट इज़ करेक्टराइज बाय वी शेप्ड वैली। वी शेप वैली इस प्रकार की वैली होती है, मतलब कि नीचे जो गहराई जो आपको दिखाई दे रही है ये यहाँ से नदी बह रही है और ये पहाड़ों की चोटियाँ हैं। ठीक है, तो पहाड़ों की चोटियों से वी शेप वैली का निर्माण होता है। और ये यूथफुल जो स्टेज है उसकी एक विशेषता है। उसके बाद स्टार्ट होती है अपनी मैच्योर स्टेज। तो मैच्योर स्टेज जो होती है, मैच्योर स्टेज की एक विशेषता होती है कि इससे पहले जो मैक्सिमम रिलेटिव रिलीफ वह अचीव हो चुकी होती है। तो यहाँ पर इसकी जो ड्यूरेशन है, मतलब कि इसका जो कार्यकाल है मैच्योर स्टेज का, वह यूथफुल स्टेज से बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक विशेषता और जुड़ जाती है कि जो यूथफुल स्टेज थी उसमें तो नदी अपनी घाटी को काट रही है, जबकि मैच्योर स्टेज में अपने किनारों को काटना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या होगा कि वैली वाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि चौड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वैली वाइडनिंग का काम होता है यहाँ पर, इंस्टीड ऑफ वैली डीपनिंग। वैली डीप करने की बजाय वैली वाइड करने का काम होता है, मतलब कि जो घाटी है उसको चौड़ा करने का काम यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो लेटरल इरोजन, इसको जो वैली वाइडनिंग है उसको हम लेटरल इरोजन भी कहते हैं। तो लेटरल इरोजन है जो वह किस वजह से होता है, क्योंकि इस स्टेज के अंदर पानी का जो वॉल्यूम है, पानी की जो मात्रा है वह बहुत अधिक ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके अंदर जो है इरोजन करने के जो एजेंट है, पत्थर हैं, वह बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। इरोजनल एजेंट हैं जो वह बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, और वह वैली को डीप करने की बजाय वैली को वाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो मैच्योर स्टेज जो मैंने बताई है, मैच्योर स्टेज के अंदर जो है नदी अपने किनारों को काटना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो मैच्योर यूथफुल स्टेज में वी शेप की वैली होती थी, वह वी शेप की बजाय अब यू शेप की वैली बन जाती है, यू शेप की वैली। ठीक है, कारण क्या है कि उसने अपने किनारों को काटना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर यू शेप की वैली है वो बन जाती है। अब इसके अंदर वही लोअर कर्व और अपर कर्व की बात आएगी। जो अब अपर कर्व मैंने बताया कि जो पहाड़ों की जो चोटियां हैं उसको यदि मिला दिया जाए सभी को तो उसको हम अपर कर्व कहते हैं। ठीक है, और वैली जहाँ से नदी बह रही है उस लाइन को मिलाएं, हाँ, उसके ऊपर एक लाइन खींच दें तो उसको हम लोअर कर्व कहते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर बताया कि वैली जो डीप होना है वह बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, हो रही है लेकिन बहुत ही कम गति से हो रही है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और स्टार्ट हो जाती है मैच्योर स्टेज के अंदर, जो पहाड़ों की चोटियाँ थी वह भी कटने छटने लगी हैं, उनका भी इरोजन होने लगा मौसम के विभिन्न अन्य कारकों के द्वारा। तो अब क्या होगा कि अपर कर्व और लोअर कर्व दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लग जाएंगे, जिससे कि दोनों चीज़ें एब्सोल्यूट रिलीफ भी और आपका रिलेटिव रिलीफ भी दोनों की दोनों कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी इन योर मैच्योर स्टेज। अब लास्ट में अब आपके सामने आता है ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज की मुख्य विशेषता क्या होती है? ओल्ड स्टेज की मुख्य विशेषता डिपोजिशन करने की होती है। वह जो भी रिवर लोड ऊपर से लेकर आई है, रिवर के अंदर जो भी चीज़ ऊपर से बह कर आई है उसको हम रिवर लोड कहते हैं। ठीक है, रिवर लोड जो भी होता है उसको वह यहाँ पर डिपॉजिट करती हुई, उसको छोड़ती हुई आगे की तरफ चलती है और समुद्र तक सिर्फ आपका क्या करती है कि बहुत ही कम मात्रा में फाइन मटेरियल्स, छोटे छोटे से कण हैं जो वह लेकर ही समुद्र तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पर ओल्ड स्टेज के अंदर अपर कर्व और लोअर कर्व का क्या हाल होता है वह देखते हैं। अपर कर्व यहाँ पर तीव्र गति से नीचे की तरफ आने लगता है, पहाड़ों की ऊंचाई है जो वह तीव्र गति से कम होने लगती है ओल्ड स्टेज के अंदर। ठीक है, तो क्या हुआ कि एब्सोल्यूट रिलीफ है वह भी कम होने लगती है, एब्सोल्यूट रिलीफ कम होने लगती है। इसके साथ साथ यहाँ पर वैली डीप करने का प्रोसेस ही ख़त्म हो जाता है ओल्ड स्टेज के अंदर। तो क्या होता है कि लोअर कर्व तो है वह स्टेगनेंट रहता है, वह वहीं पर स्थिर रहता है, जबकि अपर कर्व उसके बिल्कुल नज़दीक आता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिलेटिव रिलीफ भी सबसे कम आपकी ओल्ड स्टेज के अंदर ही देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका जो नदी द्वारा लाया गया सारे का सारा मैटेरियल है उसको डिपॉजिट किया जाता है। अंत में जो लैंड फॉर्म्स जो आपकी ओल्ड स्टेज है, जो वृद्ध अवस्था है, उसके अंदर जो लैंड फॉर्म देखने को मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पेनी प्लेन कहते हैं, PENEPLAIN, पेनी प्लेन कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? मोनाड नोक भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर रेजिडुअल हिल्स, जो हिल्स है उनका रेजिडुअल्स बच जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपका ग्रेडेड कर्व को अचीव कर जाती है नदी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है।
और जो द ड्यूरेशन ऑफ ओल्ड स्टेज इज़ मैनी टाइम लॉन्गर देन द यूथ एंड मैच्योर स्टेज, और जो आपकी इसका ड्यूरेशन है, इसका टाइम काल है, जो टाइम पीरियड है आपका किसका भला, ओल्ड स्टेज का, वृद्ध अवस्था का, वह मैच्योर और आपकी यूथफुल स्टेज से उससे और भी ज़्यादा होता है। तो मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड लेती है वह ओल्ड स्टेज लेती है, फिर उससे कम मैच्योर, और सबसे कम टाइम लगता है आपका यूथफुल स्टेज में। तो नदी की जो जवानी है, जवान पीरियड है तो वह क्या होती है, वह बहुत ही कम टाइम पीरियड की होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उसकी वृद्धावस्था को टाइम लगता है, ग्रेडेड कर्व को अचीव करने में समय लगता है। इसके बाद ये था आपका पूरे का पूरा साइकिल ऑफ इरोजन। अब इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं कि क्रिटिसिज्म किस किस चीज़ को लेकर किया गया है। तो यहाँ पर डेविएशन साइकिल ऑफ इरोजन का जो क्रिटिसिज्म हुआ था, ठीक है, उस क्रिटिसिज्म के अंदर सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म हुआ कि उसने कहा कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, उसने अजम्पशन लगाई थी कि स्ट्रक्चर है जो क्या है, इरोजन तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक अपलिफ्टमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। अब कंप्लीट होने के बाद उसके बाद इरोजन स्टार्ट होता है और पूरे का पूरा साइकिल चलता है, प्रेजेंट, यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज का। लेकिन यहाँ पर इतना लंबा जो टाइम पीरियड की ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को पूरा करने के लिए कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इतने समय तक चलती रहे, क्योंकि बहुत सारी इंडोजेनेटिक फोर्सेस काम कर रही होती हैं, उसके अंदर भूकंप भी आ सकता है, उसके अंदर ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस टाइम पीरियड। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की जगह पर यहाँ पर वह उसको प्रभावित करता है। तो एक साइकिल की बजाय यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं, बहुत सारे बारी अपलिफ्टमेंट होता है और बहुत बारी वह साइकिल ऑफ इरोजन दोबारा से चलने लगता है। तो यहाँ पर उसको हम कह सकते हैं कि वन साइकिल ऑफ इरोजन की बजाय मल्टीपल साइकिल ऑफ इरोजन या फिर पॉलीसाइकिल ऑफ इरोजन, पॉलीसाइकिल सिटी शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट भी मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है किस चीज़ को, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को। तो इसलिए मल्टीपल साइकिल और पॉलीसाइकिल सिटी की जगह पर हम पॉलीजेनेटिक शब्द का इस्तेमाल करें तो वह ज़्यादा बेहतर होगा। पॉलीजेनेटिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी लैंडफॉर्म्स किस चीज़ का प्रोडक्ट होती है, वह उसके क्लाइमेट का प्रोडक्ट होती है, पॉलीजेनेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीजेनेटिक शब्द का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि यदि हम कहें कि प्लिस्टोसिन पीरियड के अंदर जो ग्लेशिएशन का पीरियड जो आया था, ग्लेशियराइजेशन हुआ था प्लिस्टोसिन पीरियड में, जैसे मैंने जब काल पीरियड का करवाया था उसमें 4 मैंने बताए थे, गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म। ये 4 आपके ग्लेशियल पीरियड आए थे, गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म। ठीक है, WURM। ठीक है, वुर्म। तो ये 4 ग्लेशियल पीरियड हुए थे, उनका जो प्रभाव है वह उस लैंड फॉर्म जब जहाँ पर वह ग्लेशियल पीरियड था तो उन लैंड फॉर्म्स के ऊपर उसका प्रभाव देखने को पड़ता है। तो क्लाइमेट का सीधा सा प्रभाव उसके लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के ऊपर आज भी देखने को मिलता है। डेविस स्वयं भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार के क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट होते हैं। तो उसने उनको क्या कहा, एक्सीडेंट शब्द का इस्तेमाल किया इस चीज़ के लिए, लेकिन उसने कहीं भी अपने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया कि द चेंजेस इन द प्रोसेस विद क्लाइमेट चेंज, कि भी जो चेंजेस आते हैं वह क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आते हैं। इस चीज़ का कहीं भी उसने इस्तेमाल नहीं किया। डेविस महोदय का जो मॉडल है वह क्या है, वह एक नॉर्मेटिव मॉडल्स है। नॉर्मेटिव मॉडल जो कि विच इज़ बेस्ड ऑन ग्रॉस रियलाइजेशंस। मतलब क्या है कि जो डेविस महोदय थे उन्होंने पहले क्या, कुछ अजम्पशंस की, कुछ कल्पनाएं की, ठीक है, संकल्पनाएं की। तो उन कल्पनाओं पर आधारित यह मॉडल है और फिर उसको ग्रॉस उन्होंने जा कर के कुछ चीज़ें वहाँ पर देखने को उसकी मिल गई, कुछ चीज़ें नहीं मिली। तो क्या हुआ, यह एक नॉर्मेटिव मॉडल है विच इज़ बेस्ड ऑन ग्रॉस रियलाइजेशन। डेविस महोदय का जो मॉडल है वह डिडक्टिव अप्रोच पर आधारित है, जो कि अनसाइंटिफिक है, जो कि साइंटिफिक नहीं होता है। उसके बाद उनका जो मुख्य रूप से जो क्रिटिसिज्म जो आया था वह उन्होंने कहा था कि जो
लैंड फॉर्म्स हैं वह क्या होती हैं, वह अ, अचानक से एकदम से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती हैं, एकदम से सडन अपलिफ्टमेंट की बात उन्होंने अपनी अजम्पशंस के अंदर कही थी। लेकिन क्या होता है कि कभी भी जो लैंड फॉर्म्स जो डेवलप होती हैं वो डियास्ट्रोपिक फोर्सेस की वजह से होती हैं। डियास्ट्रोपिक फोर्सेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिसमें स्लो मूवमेंट का पार्ट होती है, वह रैपिड मूवमेंट का पार्ट नहीं होती है डियास्ट्रोपिज्म, ठीक है ना। आपने जब मैंने लैंड फॉर्म्स डेवलपमेंट के का चैप्टर करवाया था उसके अंदर आपको मैंने बताया था अर्थ मूवमेंट के अंदर कि किस प्रकार से सडन फोर्सेस होती हैं और स्लो फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो वह उसके अंदर आता है। उसके बाद उसने कहा कि जो लैंड फॉर्म्स होती हैं वह इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस है जो उसमें एक साथ काम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यह बात भी गलत है, दोनों के दोनों जो प्रोसेस हैं वह एक साथ काम करते हैं। उसके बाद तो जो डेविशन महोदय थे वो कहते हैं कि अपने कंसेप्ट के अंदर वह इरोजनल जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं कि नदी है वह काटती है। लेकिन उसने डिपोजिशंस वाली जो करेक्टरिस्टिक्स होती है नदी की, मतलब एक तरफ तो वह काटती है, वह बात सही है कि नदी अपनी मैच्योर स्टेज में और आपकी जो यूथफुल स्टेज होती है उसके अंदर काटने का काम करती है, और नदी ऊपर से काट करके बड़े बड़े पत्थर शिलाखंड वह लेकर नीचे की तरफ आती है अब, और जिसको हम रिवर लोड कहते हैं, और उस रिवर लोड को वह आगे चल के डिपॉजिट भी करती है। तो डिपोजिशनल की जो फीचर्स होती है उस चीज़ को उसने बिल्कुल ही यहाँ पर निगेट किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि लैंड फॉर्म इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। यहाँ पर उन्होंने मुख्य रूप से स्टेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज, जबकि उन्होंने स्ट्रक्चर को यहाँ पर बिल्कुल ही निगेट कर दिया है और ना ही उन्होंने प्रोसेस के बारे में ज़्यादा बातें कही हैं अपने कंसेप्ट के अंदर। यहाँ पर उन्होंने स्टेज शब्द को ज़्यादा ओवरवेल्म कर दिया, ठीक है, ज़्यादा उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा बताया है। उसके बाद मुख्य रूप से बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि जो हमारा कोई भी लैंड फॉर्म्स होते हैं वह स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज की बजाय वह हमारी स्ट्रक्चर, जियोलॉजी और क्लाइमेट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उस स्थान की यदि हम इन चीज़ों को यदि हम फोकस करते हैं तो हम उनके डेवलपमेंट का तरीका हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। डेविस महोदय ने यहाँ पर स्लोप है जो जिसको हम ढाल कहते हैं, ढाल का जो चेंजेस होता है उसको उन्होंने कहा था कि ढाल का चेंजेस है वह डाउन वेस्टिंग की वजह से होता है। जो पहाड़ है वह ऊपर से नीचे की तरफ कटते रहते हैं और उसकी वजह से स्लोप है जो उस पहाड़ का वह कम होता हुआ चला जाता है। लेकिन इस सिद्धांत को भी पेंक और एल सी किंग ने उसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा और अल्टरनेटिव कंसेप्ट उसके लिए दिए थे। और क्या कहते हैं, जो किंग महोदय थे उन्होंने पैरेलल रिट्रीट का सिद्धांत दिया था, और जबकि जो पेंक महोदय थे उन्होंने रिप्लेसमेंट फ्रॉम बिलो का सिद्धांत दिया था, जिससे स्लोप कम होता हुआ चला जाता है अंत तक जब वह अपने ग्रेडेड कर्व को अचीव कर जाती है नदी। इसके बाद स्ट्रॉहेलर और जे.टी. हैक, ये दो विद्वान थे जिन्होंने साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ को बिल्कुल ही, साइक्लिक नेचर ऑफ चेंजेस ऑफ लैंडफॉर्म को बिल्कुल ही निगेट कर दिया, इस कंसेप्ट को बिल्कुल ही ठुकरा दिया। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम था डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इस कंसेप्ट के तहत उन्होंने कहा कि जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उनके बीच में एक समस्थिति बनी रहती है। जब भी किसी भी स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है बाह्य कारणों से या फिर इंडोजेनेटिक फोर्सेस से, तो क्या करते हैं वह लैंडफॉर्म उसको एडजस्ट करने का काम करते हैं बस, फिर उसके बाद से वही समस्थिति वहाँ पर स्थापित हो जाती है। तो साइक्लिक जो चेंजेस है
अर्थ के लैंड फॉर्म्स के अंदर उस कंसेप्ट को बिल्कुल ही आधार से ही नकार दिया था जेटी हैक ने और स्ट्राहैलर ने। अंत में यदि मैं इसका मूल्यांकन करूं तो मैं यही कहूँगा कि जो डेविस महोदय का WM डेविस महोदय का साइकिल ऑफ इरोजन का कंसेप्ट था, जियोमॉर्फिक साइकिल ऑफ इरोजन का जो कंसेप्ट था वह आज बहुत ही सिंपल और बेस्ट कंसेप्ट है, जिसको समझना बहुत ही आसान होता है। सिंपल है और एप्लीकेबिलिटी भी है इस मॉडल की, जिसको यदि हम देखें कि नदी को देखें तो एक यूथफुल स्टेज नज़र आती है, एक मैच्योर स्टेज नज़र आती है और एक ओल्ड स्टेज वास्तव में ही वहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट को भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया था। अपने कंसेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने साइंटिफिक बेस का इस्तेमाल किया था, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि उन्होंने कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल का कंसेप्ट भी यहाँ पर इस्तेमाल किया था। जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर, नदी का जो क्लासिफिकेशन हो सकता है उसको इसने इस्तेमाल किया। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ग्रेडिड स्ट्रीम ऑफ गिलबर्ट महोदय का जो ग्रेडिड स्ट्रीम होती है उसका कंसेप्ट भी इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया था। अब ऑल द डेविएशन साइकिल ऑफ इरोजन प्रोवाइड वेरी यूजफुल फ्रेमवर्क इन इन्वेस्टिगेशन एवोल्यूशंस एंड चेंज इन द लैंडस्केप, सो बेसिक आइडिया इज़ वैलिड। तो कहने का मतलब है कि ये सारे क्रिटिसिज्म होने के बाद भी मैं कहता हूँ कि इनका जो बेसिक आइडिया था कि नदी किस प्रकार से यूथफुल स्टेज होती है, फिर मैच्योर स्टेज होती है और ओल्ड स्टेज होती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं और बेसिक आइडिया उनका एप्लीकेबल है आज भी। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। यह टॉपिक आप कीजिए, आपका लास्ट यूनिट चल रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट तो नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लैंड फॉर्म डेवलपमेंट की बात करेंगे। चलिए देखते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।